मुझसे दोस्त नहीं बदले जाते, चाहे लाख दूरी होने पर। मुझसे दोस्त नहीं बदले जाते, चाहे लाख दूरी होने पर। यहाँ लोगों के भगवान बदल जाते हैं, यहाँ लोगों के भगवान बदल जाते हैं, एक छोटी सी मुराद ना पूरी होने पर। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज एक नई कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आज की कहानी है मित्रता पर, दोस्ती पर। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा रंग है जो आपके पूरे जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से भर देता है। यह आपके जीवन को एक नया एहसास देता है। लेकिन यह मित्रता अगर गलत हो जाए, अगर हमारे मित्रों का चुनाव गलत हो जाए, तो हमारी जिंदगी बेरंग भी हो सकती है। माता पिता आपका चुनाव नहीं है, वह ईश्वर ने दिया है। इसी प्रकार आपके रिश्तेदार आपके चुनाव के अंतर्गत नहीं आते, वे प्रदत्त हैं। लेकिन मित्रता एक ऐसी चीज है जिसका चुनाव आप करते हैं। आप चुनते हैं कि आप किनको अपना मित्र बनाएंगे, और यह चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपके जीवन के उद्देश्य को पाने में आपकी मदद करें, आपके जीवन को सार्थक बनाने में आपको प्रेरणा दें, आपको बुरी चीज़ों से बचा कर रखें। तो यह दोस्ती, यह मित्रताओं का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण को अपना दोस्त बनाया और गीता का ज्ञान पाया। हर मुसीबत में कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। द्रौपदी ने कृष्ण को अपना सखा बनाया और धर्म की स्थापना में इन दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वहीं सूर्यपुत्र कर्ण, जो होने को तो सूर्यपुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना अभिन्न मित्र दुर्योधन को बनाया और उनकी संगत पे आकर उन्होंने बहुत से अधर्म भी किए। एक स्त्री को वैश्या कहने का पाप भी उठाया। तो यह हमारी दोस्ती का असर होता है कि हम जैसे दोस्त बनाते हैं, कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म प्रभाव हमारे मनस्पटल पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए दोस्ती का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब वह दोस्त बाहर के भी हो सकते हैं, अब वह घर में भी हो सकते हैं। हमारे भाई बहन हमारे बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं, हमारे माता पिता हमारे बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं, हमारी पत्नी, एक पति, वह भी बहुत अच्छी दोस्त बन सकते हैं, और इसीलिए उनको जीवन साथी भी कहा जाता है। तो दोस्त चुनाव आपके अधीन है कि आप किसको अपना मित्र बनाते हैं। और किसी भी रिश्ते में जब मित्रता होती है तो वह रिश्ते की सुवास कुछ और ही हो जाती है। जब एक भाई भाई में मित्रता का खुशबू होती है, एक मित्रता का भाव होता है, तो वह भाई भाई नहीं रह जाते। एक भाई बहन में जब मित्रता होती है, एक पिता पुत्र में जब मित्रता होती है, एक माता और पुत्री में या माता या पुत्र में जब मित्रता का एहसास होता है, तो वह रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। और अगर उसमें मित्रता नहीं होती है तो वह एक बंधन बन के रह जाता है, जो केवल आपको बांधता रहता है, आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। इसलिए दोस्त वही है जो आपके जीवन के उद्देश्यों को पाने में आपकी मदद करे, आपके पीछे हर क्षण, हर मुसीबत के क्षण में, हर सुख के क्षण में आपके साथ रहे। जो साथ होता है वही साथी होता है। जो एक दूसरे में अस्त हो जाते हैं वे ही दोस्त कहलाते हैं। तो यह एहसास है दोस्ती। आज की कहानी ऐसे दो दोस्तों की, जिससे हमको कुछ सीखने को मिलता है कि हमें दोस्ती किस तरह करनी चाहिए। दो दोस्त थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और किसी काम से वे अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तो वहाँ जंगल पड़ता है। जंगल में वे ठहरे होते हैं कि हम ठहरते हैं, फिर थोड़ी देर थकान दूर करके फिर आगे का पड़ाव, आगे की रास्ता तय करेंगे। तो वे जब ठहरते हैं तो किसी बात पर, एक निजी बात पर उन लोगों के बीच में मन मुटाव हो जाता है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर देता है। दूसरे दोस्त को बहुत बुरा लगता है। दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही होती है, और वह दोस्त जाता है नदी किनारे और रेत पर लिखता है कि आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वे आगे अपना सफ़र प्रारंभ करते हैं। तो जब दूसरे
जंगल पर पहुंचते हैं तो फिर वे थकान मिटाने के लिए लेटते हैं। दोनों मित्र लेटे होते हैं तो एक मित्र सोया रहता है, दूसरा मित्र उठकर जंगल घूमने आसपास जाता है। तो जिस दोस्त ने थप्पड़ मारी थी उसको अपने मित्र की आवाज़ सुनाई देती है। वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है और वह आवाज़ सुनकर जल्दी से उठता है और जाता है। तो जिस दोस्त ने थप्पड़ खाई थी वह एक दलदल में फंस गया रहता है। अब वह अपने मित्र की मदद करता है जिस दोस्त ने थप्पड़ मारी थी और उसे बचा लेता है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं, सारे सिकवे गिले दूर हो जाते हैं। वे आपस में फिर से अच्छे से बात करने लगते हैं। फिर अब यह दोस्त अपने थैले से कुछ छैनी हथौड़ी निकालता है और वहाँ एक पत्थर पर बड़ी चट्टान रहती है, वहाँ पर अंकित लिखता है खोद खोद कर कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था उसको आश्चर्य होता है। वो पूछता है कि मित्र, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और अभी जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर यह अंकित किया, ऐसा क्यों? तो इस दोस्त ने जिसने थप्पड़ मारा था बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, मित्र, जब तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने उसे रेत पर लिखा कि वह पानी का एक झोंका आएगा, हवा और रेत पर ले आएगी और वह मिट जाएगा। लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई, यह मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और यह मैं इसे हमेशा के लिए अंकित करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे पत्थर पर लिखा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमारे करीबी हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, हमको कुछ बुरा बोल देते हैं, तो हमें उसे भूल जाना चाहिए। और जब कोई वे हमारे साथ अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी स्मृतियों को हमें संजो कर रखनी चाहिए, वे हमारे जीवन भर की संपदा बन सकती हैं। तो इस कहानी से हमें यही छोटी सी सीख मिलती है कि हमारे साथ बुरा हो उसे भूल जाइए, वह आपके लिए भी अच्छा है। जब आप इन चीज़ों को याद करके रखते हैं तो आपके भीतर एक विष निर्मित होता है जो आपको ही खत्म करता है, आपको ही गलाता रहता है। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अच्छी चीज़ें याद रखें, हम दोस्त के लिए अच्छा कर सकें, वही दोस्ती है। जो साथ रह सके वही साथी है। जहाँ पे दोस्ती ऐसी चीज़ है जहाँ पे दो लोग अस्त हो जाते हैं, वही दोस्ती है। आज दूसरी कहानी जो है वह भी मैं दो भाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो थे तो भाई लेकिन वे मित्र की तरह रहते थे। विल्बर और ऑरविल ब्रदर्स। विल्बर और ऑरविल राइट, ये दोनों 7 भाइयों में से 2 भाई थे जिन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया, हवाई जहाज की खोज की। लेकिन यह दोनों भाई एक मित्र की तरह रहते थे और उनके बारे में कई किस्से हैं, मज़ेदार किस्से हैं। वे पढ़ाई पर ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, वे स्कूल से भाग जाया करते थे। आए दिन उनकी शिकायत उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स के सामने किया करते थे। ऐसे ही किसी दिन स्कूल से वे आ रहे थे तो छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, उन्होंने पंछियों को देखा तो पंछियों को देखकर उनकी उत्सुकता जागी और पूछा कि क्या हम भी इस तरह उड़ सकते हैं? तो बड़े भाई ने कहा, बिल्कुल उड़ सकते हैं, हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। फिर वे कोशिश करते, चट्टान से कूदने की, इधर उधर कुछ करने की, उड़ने की, ऐसी कोशिश करते। वे पतंग को देखते तो उनका मन होता कि हम भी उड़ें। तो इस तरह उनके मन पटल पे यह अंकित था कि नहीं, हमें उड़ान भरनी है, हमें भी पक्षियों की तरह उड़ना है और ऊपर से सारे दृश्य देखने, विहंगम दृश्य देखना है। तो ऐसे ही फिर एक दिन एक स्कूल से आ रहे थे वापस, तो छोटे भाई ने फिर बड़े भाई से पूछा कि भैया, ये पक्षी लोग खाते क्या हैं? जरूर वो जो चीज़ खाते हैं उसके कारण वे लोग उड़ पाते हैं। तो बड़े भाई ने कहा कि पक्षी जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, वही उनका भोजन होता है। तो छोटे भाई और बड़े भाई ने मिलकर एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ की। उन्होंने अपने घर आंगन से कुछ कीड़े जमा किए और उसे कूट कूट कर उसके रस को अपनी नौकरानी को पिला दिया और नौकरानी को सामने बैठकर वे बोलने लगे, उड़ उड़ उड़। इस तरह के भी उन्होंने काम किए, लेकिन उनके मन में था कि हमें उड़ान भरनी है। फिर थोड़े वे और बड़े हुए तो उनके पिता ने एक खिलौना ला कर दिया। एक फ्रेंच खिलौना था जिसे घुमा पर फेंकने पर वह उड़ान भरता था। तो वह खिलौना भी उनके लिए प्रेरणा का काम कर गया। उनके मनस्पटल पे था कि नहीं, हमें उड़ना है उड़ना है उड़ना है। बाद में जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक साइकिल कंपनी बनाई जहाँ पे वे साइकिल की मरम्मत वगैरह किया करते थे, साइकिल बेचा करते थे और अपने जीवन यापन के साथ में कैसे उड़ना है उसके बारे में रिसर्च किया करते थे।
वे पतंग को गौर से देखा करते थे, पक्षियों को देखा करते थे। उस समय तक ग्लाइडर आ गया था, उसमें मशीन लगी नहीं होती थी, लेकिन ग्लाइडर की मदद से लोग उड़ते थे। ठीक उसी समय में एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिली एंथल। उन्होंने ग्लैडिएटर और पतंग पर अपनी लंबी शोध की थी। उन्होंने भी हवाई जहाज़ बनाने का प्रयास किया था। उनकी शोध की कई पुस्तकें थीं, कई आर्टिकल्स उनके थे कि किस तरह उड़ान भरी जा सकती है, लेकिन वह दौर इंटरनेट का नहीं था, तो वह बुक इन राइट ब्रदर्स को नहीं मिल पाई थी। ये अपनी खोज कर रहे थे, उधर लिली एंथल अपनी खोज कर रहे थे। ठीक उसी समय लिली एंथल का देहांत हुआ। जब देहांत हुआ तो न्यूज़पेपर्स में लिली एंथल के बारे में छपा, तो इसको इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और उन्होंने इस बुक को मंगवाई। अब यह बुक जर्मन भाषा में थी, जिसे पढ़ना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह इन्होंने कुछ कोशिश प्रयास करके उस बुक का अनुवाद कर लिया और वे अपने रिसर्च पे लगे रहे। काम में लगते लगते उन्होंने फिर एक दिन कुछ ऐसी मशीन बनाई, और वो भी साइकिल के कलपुर्जों और कुछ लकड़ी के बोर्ड को लेकर उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने उड़ान भरी। आज जो आप वायुयान रूप देखते हैं वह राइट ब्रदर्स की खोज का ही वृहद रूप है, उसका विकसित रूप है। लेकिन पहली उड़ान उस मशीन पे जिसमें इन्होंने इंजन फिट किया हुआ था और इसने वह उड़ान भरी थी, वह राइट ब्रदर्स की देन है। तो यह था ऑरविल और विल्बर की दोस्ती की कहानी जिसने हवाई जहाज को जन्म दिया। विल्बर जो थे क्रिएटिव थे, उनका जो दिमाग था वह क्रिएटिव था, वह चीज़ों को खोजने जानने में बहुत रुचि रखते थे। ऑरविल जो थे मेहनती थे, जुनूनी थे, और उनकी दोस्ती की संगत में ऐसा असर हुआ कि वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनते हुए और उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। यही होती है दोस्ती, जो हमें जीवन के मकसद को पाने में हमारी मदद करती है। और दोस्ती वही अच्छी होती है जो आपके जीवन को अच्छी बनाए। दोस्ती प्रेरक हो तो जीवन के संघर्ष को आसान बनाया जा सकता है। भगवान विष्णु ने जब मानव अवतार लिया, राम का रूप लिया, तो उन्हें भी मित्र की जरूरत पड़ी। हनुमान उनके सबसे अच्छे मित्रों में से एक थे। सुग्रीव को अपने भाई बाली को हराने के लिए प्रभु राम की जरूरत पड़ी। सुग्रीव और राम की मित्रता भी आप जानते हैं। और सीता को वापस लाने के लिए लंका से राम को सुग्रीव और हनुमान की मदद लेनी पड़ी, जिससे लंका पर विजय पाई जा सकी, रावण को हराया जा सका। यह होती है मित्रता। और मित्रता जरूरी नहीं कि आप बाहर ही ढूंढें। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम बाहर सोचते हैं कि हमारा मित्र कहीं बाहर ही हो सकता है, और फिर हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। तो मित्र का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करिए। मित्र वही अच्छा जिससे आपका जीवन उपयोगी बने, जीवन सार्थक बने। आज हम राम के लिए, राम मंदिर के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हम रक्त बहाने को तैयार हैं, लेकिन हम राम भरत से भी कुछ नहीं सीखते। हम जमीन की छोटे से टुकड़े के लिए अपने भाई से लड़ते रहते हैं। कई ऐसे भाई हैं जिनके बीच में कई सालों से कई केस चल रहे हैं जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए, और हम राम की दुहाई देते हैं। हमें राम मंदिर ही चाहिए, लेकिन हम अपने घर में राम मंदिर बनाने में समर्थ नहीं हैं। हम राम की तरह बनने को तैयार नहीं हैं, हम भरत की तरह बनने को तैयार नहीं हैं। आज जरूरत है एक नए विश्व की, एक नए समाज की, जो राम भरत की उस परिकल्पना को फिर से वापस ले आए। आज हमें उस दोस्ती की आधार रखनी है जिससे प्रेम प्रकट हो, प्रेम पल्लवित हो, क्योंकि दोस्ती प्रेम का आधार है, दोस्ती प्रेम का बीज है। और विश्व के सभी दार्शनिकों ने, सभी सद्गुरुओं ने प्रेम की इतनी व्याख्या की है, प्रेम को सर्वोच्च ऊर्जा कहा है। तो दोस्ती उसका एक छोटा पौधा जो अब हमारे जीवन को बहुत बड़ा विशाल कल्प वृक्ष बना सकता है। तो दोस्तों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्ती अच्छी है, लेकिन उससे हमारा जीवन अच्छा बने, सृजनात्मक बने जीवन। हम जीवन में अच्छे काम करें, बुराइयों से दूर रहें। हमारे मित्र भी ऐसे हों जो हमें अच्छाइयों की ओर ले जाने वाले बने। हमें ऐसा भी मित्र बनना है कि हमारा मित्र अगर कुछ बुरा कर रहा है तो हमें उसे भी संभालना है, उसे भी सही सीख देनी है, और नकारात्मक लोगों से उसे दूर करना है और खुद भी दूर होना है। क्योंकि नकारात्मक लोग कब आपको नकारात्मक कर देंगे
सूक्ष्म रूप का प्रभाव आपके शरीर पर, आपके शरीर के चक्रों पर पड़ना बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है। और वह प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उनके रंग में रंग गए। इसलिए कहा गया है संगति आपके चरित्र का निर्माण करती है। तो संगत अच्छी रखिए और उसमें मित्र सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। तो मित्रों का चुनाव बिल्कुल सावधानी पूर्वक करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।